हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने चैनल पे जिसका कि नाम है प्रोफाउंड फिजिक्स। पहले नाम डीके सर क्लासेस के था, लेकिन कई लोगों ने सजेस्ट किया कि इसका नाम हम चेंज कर दें। इसका नेम हमने रख दिया प्रोफाउंड फिजिक्स। ठीक है, इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है। और कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर ट्रांसफार्मर इसमें हम करा दें, तो यहां पर हम ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर वर्ड है ये ट्रांसफर से आया है। तो ट्रांसफार्मर का काम है ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना? एनर्जी ट्रांसफर करना या पावर ट्रांसफर करना। तो एक डेफिनेशन हो जाती है ट्रांसफार्मर की कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। ये भी आप यूज कर सकते हो। और एक और चीज है कि ट्रांसफार्मर या डिवाइस यूज्ड फॉर वोल्टेज और करंट एम्प्लीफिकेशन। वोल्टेज और करंट एम्प्लीफिकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपने लिए ट्रांसफार्मर के लिए हो गया। एम्प्लीफिकेशन समझ रहे हैं? एम्पलीफायर। एक सिंपल सी चीज बताएं आपको, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक छोटा सा मोबाइल है, इससे हम जैक में 3.5 अब तो नहीं आता, लेकिन फिर भी जनरली उसमें लगा के और कान में लगाते हैं, हम लगाते हैं ना, तो बड़े आसानी से सुन लेते हैं। उसी को अगर हम एक बड़े से स्पीकर में कनेक्ट कर दें तो साउंड आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल की जरूरत है। मोबाइल जो आपको छोटा सा जैक है ना, इससे जो कान में लगाते हैं आप, छोटा सी स्पीकर होते हैं, वहां जितने सिग्नल की जरूरत है मोबाइल आपको प्रोवाइड कर देता है, उसमें तो नहीं प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए आप देखते होंगे जो म्यूजिक सिस्टम वाले लोग होते हैं उसको एक डिवाइस से कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, तो वही एम्पलीफिकेशन के काम आता है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन या करंट एम्पलीफिकेशन। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है वोल्टेज को बढ़ाना या करंट को बढ़ाना। अब यहां पे एक चीज जानने वाली बात है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करता है तो करंट इसकी डिक्रीज होती है, ये बात समझ लीजिए। और अगर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन आ गई कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर वोल्टेज और करंट एम्पलीफिकेशन। ठीक है, या उल्टा भी कर सकते हैं। डी एम्पलीफिकेशन मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग को हम वीक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रांसफार्मर, एक डिवाइस होता है। अब इस ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका जो प्रिंसिपल होता है ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन होता है। और एक चीज और बता दें, जैसे अभी हमने कहा ना, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी की चेंजिंग नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर भी पावर, थर्मल पावर या हाइड्रो पावर से जो लाइट जनरेट होती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है और यूएस में 60 हर्ट्ज होती है। वहां से लेकर हमारे घर तक आने में, वहां से हमारे घर तक आने में कम से कम नहीं कुछ तो 4-5 ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी वहां होती है वही फ्रीक्वेंसी यहां पे होती है। ठीक है, इसीलिए जब फ्रीक्वेंसी की बात कर दी है, इसका मतलब कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसका जो यूज होता है केवल एसी के साथ होता है। अगर हम बात करें कि ट्रांसफार्मर को हम डीसी के साथ यूज करेंगे तो ट्रांसफार्मर डीसी के साथ यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब डेफिनेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें कि ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज फॉर ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, न कि डीसी का, क्योंकि डीसी में भी पावर होता है, एनर्जी होती है। ठीक है, या
ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर वोल्टेज और करंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये चीज होती है। ठीक है, अब अगर इसकी हम बात करें इस ट्रांसफार्मर की, तो ये ट्रांसफार्मर दो टाइप से होते हैं। एक होता है स्टेप अप, और ये जो दूसरा होता है ये होता है स्टेप डाउन। दो टाइप का होता है। ठीक है, स्टेप अप में क्या होता है, जो भी हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का नाम रखते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। हालांकि ऑटो ट्रांसफार्मर भी होते हैं, कोर टाइप, शेल टाइप होते हैं, बट यहां वो सब नहीं पढ़ना, ये आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। ठीक है, जो कुछ भी होता है स्टेप अप, स्टेप डाउन, ये हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, वोल्टेज के। स्टेप अप या स्टेप डाउन ये हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, करंट की बात नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, स्टेप अप यानी वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, यानी V जो होगा इंक्रीज करेगा। स्टेप डाउन का काम क्या होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर हो गए, स्टेप अप, स्टेप डाउन। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। वर्क किसके साथ करता है, AC के साथ। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे होता है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपके पास यहां पर आ गया दो टाइप के ट्रांसफार्मर जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो, स्टेप अप में ये जो होती है यहां पे, इसको हम बोलते हैं, ये किसकी बात हो रही है, प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो है ये है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और आप देख सकते हो स्टेप अप में ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहां पे इसी तरह से स्टेप डाउन की अगर बात करें तो इसके लिए ये हो जाती है प्राइमरी वाइंडिंग और ये हो जाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप डाउन के लिए, स्टेप अप के लिए ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, स्टेप डाउन में जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग में लेस नंबर ऑफ टर्न होता है जो यहां दिख रहा है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में मोर नंबर ऑफ टर्न्स होता है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में लेस नंबर ऑफ टर्न होने के साथ साथ थिक वायर यूज होता है और सेकेंडरी में थिन वायर यूज होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टेप अप है, स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होती है। तो यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग LVT, लो वोल्टेज टर्मिनल, और इसको हम बोलते हैं HVT यानी हाई वोल्टेज टर्मिनल। यहाँ वोल्टेज लो होता है लेकिन यहाँ करंट ज्यादा होती है, इसीलिए थिक वायर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन में आप उल्टा कर दो, स्टेप डाउन को इसको बोलते हैं HVT, हाई वोल्टेज टर्मिनल, और ये होता है LVT, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टर्मिनल। ठीक है, तो क्या होता है, यहां पे वोल्टेज डिक्रीज होता है। अच्छा, यहां पे हाई वोल्टेज हो जाता है, करंट डिक्रीज हो गई, इसीलिए थिन नंबर से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, ये जो है यहां पे ये है AC इनपुट और यहां पे हमें मिलता है AC आउटपुट यहां पे। ठीक है, ये तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, V1 से, और ये हो गया V2। ठीक है, इसी तरह से हम ये मान के चलते हैं कि यहां पे जो करंट है वो क्या है, I1, और यहां पे जो करंट है वो I2। हालांकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, यहां पर भी सेम कंडीशन होगी। ये जो है वो है AC इनपुट और ये जो है ये है AC आउटपुट। ये जो हो गया यहां पे हो गया V1 और करंट जो हो गई वो हो गई I1। यहां पे जो वोल्टेज है ये हो गया V2 और करंट जो हो गई वो है I2। कितनी चीजें अपने पास आ गई। तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ये जो होता है ये क्या होता है, लेमिनेटेड आयरन कोर। जैसे एक ब्लेड लिया हमने, छोटी सी थिक प्लेट, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया,
लेमिनेट कर दिया इंसुलेटर का, ठीक है। फिर एक और बहुत सारे लेमिनेटेड कोर हम यूज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ये भी हम आएंगे बता रहे हैं। अब इसकी वर्किंग देखा जाए, ठीक है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर बात किया जाए, सर्किट डायग्राम इसका, तो ये कुछ ऐसे होता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है यहां पे, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इसका कैसे होता है, इसका कुछ इस तरह से होता है। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल यही सेम कंडीशन हो गई इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है इसको हम कहते हैं N1 और ये होता है N2। स्टेप अप में क्या होता है, जो सेकेंडरी टर्न होता है वो ग्रेटर होता है प्राइमरी से। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है इसको हम कहते हैं N1 और इसको N2। इसमें क्या होता है, N1 जो होता है वो ग्रेटर होता है N2 से। यहां देखिए, यहां N2 ग्रेटर होता है, यहां N1 ग्रेटर होता है। तो ये स्टेप अप स्टेप डाउन का डिफरेंस हो गया जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात यह आती है कि वर्किंग कैसी है इसकी, वर्किंग क्या होती है। वर्किंग मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, वर्किंग समझिए। वर्किंग ये होता है कि ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या आप लोग तो फोटो ले लो, ठीक है। अब मैं आगे आप चीज बता रहा हूं वर्किंग, ठीक है। चलिए, जैसे यहां से करंट गई इस तरफ, ठीक है, जैसे करंट ऐसे जा रही है इस तरह से, ठीक है। तो जब इस तरह से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो गया, तो यहां बन गया साउथ, यहां बन गया नॉर्थ। करंट एसी करंट है ना, एसी करंट कैसे चलती है, इस तरह से चलती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मान लो 50 हर्ट्ज, वैसे अप्रॉक्स यही होती है, ठीक है। तो एक सेकेंड में 50 टाइम्स क्लॉकवाइज करंट जाएगी, 50 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, यही इसका की फैक्टर है। अब देखिए कैसे, तो जैसे करंट गई 1 सेकेंड के 50 पार्ट में, अभी 100 पार्ट में, पहले ऐसे गई 1/100 हाफ, 1/100 हाफ, यानी कि 1/50 टाइम्स में एक साइकिल पूरी करती है। तो करंट ऐसे गई, जब करंट ऐसे गई तो यहां बन गया साउथ, यहां बन गया नॉर्थ। तो देखो एक मैग्नेटिक लाइंस यहां से गई, ये मैग्नेटिक लाइंस यहां से जा रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस यहां से जा रही है। अब जो ही मैग्नेटिक लाइंस यहां से पास की, सेम टाइम पे करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब जहां नॉर्थ था यहां साउथ हो गया और यहां नॉर्थ हो गया। अब जो मैग्नेटिक लाइंस पहले यहां से जा रही थी वही मैग्नेटिक लाइंस अब इधर से जाएगी। जो ही मैग्नेटिक लाइंस इधर से गई, करंट ने फिर अपना साइकिल चेंज किया 1 सेकेंड में, तुरंत यहां बन गया नॉर्थ और यहां साउथ। अब इस तरफ से जाएगी ऐसे, फिर इसने साइकिल चेंज किया, अब यहां नॉर्थ यहां साउथ, फिर ऐसे जाएगी। यानी जब इधर नॉर्थ तो इधर से जाएगी, इधर नॉर्थ तो इधर से जाएगी, इधर नॉर्थ इधर से गई, इधर नॉर्थ इधर से गई। यानी बार बार इसके अक्रॉस देखो, यहां से मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, यहां फ्लक्स चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इससे ज्यादा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे ज्यादा है, इसीलिए ईएमएफ भी ज्यादा होगा। जैसे अगर हम यहां पे बात करें तो V1 इक्वल टू क्या होगा, -N1 d∅dt, और V2 क्या है, -N2 d∅dt। आप डिवाइड कर दो तो V1 अपान V2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 अपान N2। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। यहां देखिए, इसमें भी सेम कंडीशन है। मान लो यहां नॉर्थ बन गया, यहां साउथ बन गया, तो मैग्नेटिक लाइंस यहां से गई, 1 सेकेंड के 50 पार्ट में दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, 1/100 पार्ट में तुरंत यहां नॉर्थ बन गया और यहां साउथ बन गया। तो मैग्नेटिक लाइंस यहां से गई, फिर मैग्नेटिक लाइंस यहां से गई, फिर मैग्नेटिक लाइंस यहां से, फिर मैग्नेटिक लाइंस,
यहां पर भी बार बार फ्लक्स में चेंज हो रहा है, लेकिन यहां नंबर ऑफ टर्न्स लेस है। और आप देख लो, अगर इसके रिलेशन की हम बात करें तो V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंड्यूस्ड ईएमएफ। या नंबर ऑफ टर्न्स लेस है, इसीलिए वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस रेशियो से देखा जाए तो कंडीशन वही सेम आ जाएगी अपने पास कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न लेस होने की वजह से यहां पे क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, उसे देखिए। अब इसमें कुछ कुछ चीजें आती हैं। एक हमारे पास बात आती है किस चीज की, नाम तो आपने सुना होगा, एफिशिएंसी। ईटा से डिनोट किया जाता है। एफिशिएंसी क्या होती है, तो एफिशिएंसी जो होगी ये होती है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ये एफिशिएंसी होती है। अगर मान लीजिए कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, ऑब्वियसली 100%। तो जो पावर आउटपुट होगा वो किसके इक्वल होगा, पावर इनपुट के। लेकिन अगर रियल ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, लेस देन 100%। इस केस में आउटपुट पावर हमेशा लेस होगा किससे, इनपुट पावर से। आउटपुट पावर इनपुट पावर से हमेशा लेस होगा। ठीक है, ज्यादातर यही केस पूछा जाता है। अच्छा, अगर आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल है तो इसका मतलब P आउटपुट इक्वल टू P इनपुट। आउटपुट क्या होगा, देखो V2 I2, V2 I2। इनपुट पावर क्या हो गया, यहां से V1 I1, V1 I1। तो यहां से हो जाएगा V2 अपान V1 इक्वल टू I1 अपान I2। तो देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, N2 अपान N1 किसके इक्वल है, V2 अपान V1 के, और ये हो जाएगा I1 अपान I2 के। N2 अपान N1 V2 अपान V1 के, और V2 अपान V1 किसके इक्वल है, I1 अपान I2 के। तो इससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया, किसके लिए आ गया, ये आ गया आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, ये चीज। एक चीज और आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर। इसको हम लोग स्मॉल k से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है वो क्या होता है, N2 अपान N1 के लिए होता है। k को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप। अगर k की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि स्टेप डाउन है। लेकिन k जो है ये कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k 1 के इक्वल हो गया तो नो वर्किंग की कंडीशन होगी। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि k शुड नॉट बी इक्वल टू 1। k कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, एक चीज और आती है, लॉस कितने होते हैं। तो एक लॉस होता है जिसको कि हम बोलते हैं कोर लॉस। कोर लॉस क्या होता है, आप यहां देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, जैसे यहां नॉर्थ बना यहां साउथ, तो यहां से गया, फिर यहां साउथ बना यहां नॉर्थ बना, तो ये बताइए कि पहले नॉर्थ बना फिर डीमैग्नेटाइज हुआ फिर साउथ बना, और यहां नॉर्थ बना, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ यहां नॉर्थ बना यहां साउथ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ यहां साउथ यहां नॉर्थ, बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जो लॉस होता है इसी को हम बोलते हैं कोर लॉस। ठीक है, व्हाट इज द कोर लॉस, एनर्जी लॉस इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज कॉल्ड कोर लॉस। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। हिस्टेरिसिस लॉस भी इसी को हम बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस भी इसी को कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, हिस्टेरिसिस लॉस।
हिस्टैरिसीस लॉस, HYSTERESIS, हिस्टैरिसीस लॉस भी इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, एक फ्लक्स लॉस भी होता है कोर लॉस के अलावा, ये दोनों तो एक ही चीज है। एक चीज होता है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस क्या होता है? तो फ्लक्स लॉस में क्या होता है कि जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां जाके, या दूसरे वर्ड में कहें कि जितनी मैग्नेटिक लाइंस यहां निकलती हैं या प्रोड्यूस होती हैं, पूरी की पूरी इससे पास नहीं होती, कुछ ऊपर या नीचे से चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स लॉस। क्लियर है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी टर्न always less than to number of magnetic lines passing through the secondary turn. Sorry, number of magnetic lines produced in primary turns always greater than the number of magnetic lines passing through the secondary turn. ठीक है, called flux loss. एक और लॉस होता है जिसका की नाम है, आपने सुना होगा, कॉपर लॉस। जो ट्रांसफार्मर, देखिए कई बार सुन जाए ट्रांसफार्मर जल गया, या ट्रांसफार्मर देखिए तो अक्सर गर्म हो जाता है, उसके अंदर जो कॉपर वायर है ना, इसके रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट लॉस होता है, यहां पे ये जो हीट लॉस होता है, इसी को हम बोलते हैं कॉपर लॉस। अच्छा, कोर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। आपको पता है जहां भी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का केस आएगा, वहां पर आप क्या यूज करोगे? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये अपने पास हो गया। एक और चीज हो जाता है इसमें, और वो आता है, नेक्स्ट आता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट की वजह से, जिसका डिस्कशन मैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, एडी करंट की वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। यही वजह है कि यहां पर पूरा एक सॉलिड का आयरन न यूज करके हम बहुत सारे लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं, क्योंकि थिकनेस जितनी कम होगी एडी करंट उतना ही कम होगा। और एक लॉस और होता है, आपने सुना होगा, हमिंग लॉस। जब ट्रांसफार्मर के बगल से आप निकलते हो तो हमिंग साउंड सुनते हो। ठीक है, ट्रांसफार्मर साउंड के लिए थोड़े बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इससे जो लॉस होता है इसको हम बोलते हैं हमिंग लॉस। ठीक है, ये इतने लॉसेज हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, एक छोटी सी चीज और है, ट्रांसफार्मर डीसी के साथ काम क्यों नहीं करता? तो मान लीजिए अगर आपने यहां पे डीसी लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें एक छोटी सी चीज कि एक ट्रांसफार्मर है और हमने क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया किससे? डीसी के साथ, तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा डीसी अगर लगाते हैं तो समझिएगा इस चीज को। जैसे हमने क्या किया कि यहां लगा दिया डीसी और ये लगा दिया हमने, मान लो ये कोर है, ठीक है, यहां पे, और यहां पे लगा दिया हमने, ये भी ऐसे ही है, और यहां लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। और इस स्विच को अगर हमने रखा, क्लोज किया, तो क्या होगा? होगा क्या, जो ही स्विच को क्लोज किया हमने, मान लीजिए यहां साउथ बन गया, यहां नॉर्थ बन गया, तो जब साउथ नॉर्थ बनेगा तो करंट धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो यहां से मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी, बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, फ्लक्स में चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब करंट यहाँ कांस्टेंट हो जाएगी तो फ्लक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट, और फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। अब जो ही स्विच को ऑफ करेंगे, फिर एक बार धीरे धीरे जो मैग्नेटिक लाइन से कम होते होते क्या होगी? जीरो, फिर यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगी, लेकिन इस बार गैल्वेनोमीटर दूसरी तरफ एक बार डिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा। तो डीसी के साथ क्यों नहीं काम करता? क्योंकि डीसी की वजह से सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंजिंग नहीं होती, इसीलिए डीसी के साथ काम नहीं करता। भाई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, फिर करंट इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर डीसी लगा दें तो एक बार स्विच क्लोज करेंगे तो एक बार डिफ्लेक्शन देगा, स्विच को ओपन करेंगे फिर डिफ्लेक्शन देगा, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा। तो ये जो था वो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड था चीजें जो मैंने आपको बताया। आप लोगों की डिमांड थी कि ट्रांसफार्मर सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो और भी अगर कुछ ऐसा है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए
मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।